हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार जीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है आप लोग का क्लास 10th मैथ्स का त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 का हुआ है, यानी कि क्वार्टरली एग्जाम हुआ है मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर में, जिसमें हम आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव 70 को पूछा गया था वो हम आपको बता दिए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको 2 नंबर वाला प्रश्न बताएंगे, सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट टाइप का, जो आप लोगों से 20 को पूछा गया था और 20 प्रश्न का आंसर यहाँ पर हम आपको बताएंगे। और संभवतः आपको बनाना 10 को था, आप मिला सकते हैं कि आप सही बनाए हैं या कहीं पे मिस्टेक किए हैं। तो चलिए हम आपको बता दें, सेक्शन बी में है जो आप लोग का 2 नंबर वाला प्रश्न है, यानी कि इसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। देख सकते हैं कि 1 से लेके 20 तक प्रश्न है, लेकिन आपको 10 को प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, 10 को दीजिएगा तो 10 दूना 20 अंक आपको इसका था। तो पहला प्रश्न ही पहले हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और यही सेम क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन से हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सवाल फिलहाल ये है आपका पहला, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। तो सबसे हम लोग करते क्या है, इसमें हम मान लेते हैं कि ये जो बड़ा अंक रहेगा उसको a मानिएगा, तो a बराबर हम 225 मानते हैं, और जो छोटा रहा उसको b मानते हैं, यानी कि 135। ठीक है, b बराबर 135 मान लिए। तो आपको करना क्या होता है, ये लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन जो नाम दिए हुए होगा वही लिख दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या जानते हैं कि a बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे BQ प्लस R होता है, जहां पे R का मान जो है वह 0 से छोटा या 0 से बड़ा या बराबर और B से क्या होता है, छोट होता है। ठीक है, तो ये जो a बराबर BQ प्लस R है, इसी के रूप में आपको लिखते आना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, पहला स्टेप आप लोग का होना चाहिए कि a की जगह आप क्या रखेंगे, 225 रखेंगे। a की जगह कितना रखें, b, a की जगह 225 और b की जगह आपको कितना रखना है, 135 और गुना ये जो आपको q दिखाई दे रहा है, q के जगह पर आपको लाना होगा, अब प्लस में आपको शेष पर लाना होगा। तो उसके लिए आपको भाग दे देना है, 135 से भाग दे देना है 225 में। ठीक है, तो एक बार तो लग जाएगा, यानी 135 आएगा, तो घटाइए तो 0, ये 12 में से 3 घटेगा तो 9, इधर एक में से कट ही जाएगा ये। तो यानी कि 135 को हम एक बार लगाएंगे तो शेष हमें बच जाएगा 90, यानी कि कुछ इस तरह से आपको इसको ऐसे लिखना है। क्या आया कि 135 गुना 1 और प्लस में 90, तो अभी शेष 0 नहीं आया है, इसलिए आपको फिर से भाग देना होगा। अब किससे भाग देना होगा हम आपको बता दें कि ये जो 90 आया है, मतलब 90 से इस पर भाग देना होगा 135 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 135 बराबर किससे भाग दे देना, 90 से। 90 को आप एक बार पढ़ेंगे तो ये 90 घटेगा तो कितना आएगा, 5, और ये आपका 13 में से 9 गया तो 4, यानी 45 बचेगा, ये तो कट ही जाएगा। यानी कि आपको एक बार लगा और प्लस में इस बार शेष कितना है, 45 है। अभी भी शेष आपका 0 नहीं आया है, तो फिर आपको भाग देना होगा एक बार, यानी इस बार किससे देना होगा, 45 से देना होगा, किस में, 90 में। ठीक है, 45 से 90 में, तो इस बार 45 दूना 90, तो इस बार पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहले कितना, 45 से 90 में भाग दे रहे हैं, कितना से, 45 से। कितना बार लगा, 2 बार, और इस बार जो शेष आप देखिएगा तो 0। तो चूंकि अब शेष जो है कितना आ चुका है, शेष जो है 0 आ चुका है, तो अब जो है इसको भाग लगाने की जो प्रक्रिया है वो अब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, बस आपका आंसर ही हो जाएगा। अतः यहाँ जो शेष जैसे ही आए, थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं, शेष ये जो 0 आए जस्ट उसके पहले वाला ये जो मान आप देख रहे हैं, यही मौसा होता है, यानी HCF होगा, जो कि आपका कितना होगा, 45, और ये रहा आपका आंसर। इस तरह से ये कहेंगे हम, इसका हमारा क्या है, आंसर। ये है आपका फाइनली आंसर। या आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो जहाँ कटे लास्ट वाला ये जो कटेगा वही आपका आंसर है। ठीक, तो इस तरह से बनाएंगे तो आपको 2 अंक बड़ी आसानी से मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसका अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 2 नंबर, देखेंगे ध्यान से।
कि 7429 को इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, यानी इसको गुणनखंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 7429 लिखते हैं और देखते हैं कि आखिरी कैसे लगेगा। तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से आप लगा करने के लिए आप क्या करें, सबको जोड़कर देख लीजिए कि 3 से 7 4 11 2 13 और 9 हो जाएगा आपका 9 3 12। ये तो हमें लगता है 22 तो कटेगा नहीं, तो आप 3 से ना लगा तो 7 से लगा कर देखिए, 7 से लगेगा क्या, 74 है, 7 से भाग दे के देखते हैं हम लोग, 7 एकम 7, ये तो कट जाएगा 4, यानी 4 नहीं लगेगा तो 0 दे देते हैं, यानी 2 उतार लेते हैं, 7 छक 42 और 42 अगर लगा दे तो भी आपका, लेकिन 9 बच जाएगा जो कि लगेगा नहीं। तो इसीलिए आपको और कुछ सोचना होगा आगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि 7 से तो भाई लगने वाला है नहीं। अब 7 के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप अभाज्य संख्या जानते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, और उसके बाद 21 तो है नहीं, 23 है। इस तरह से हम लोगों को सोचना है, ठीक है। तो 7 से तो लगेगा नहीं, तो हटाइए, 7 को बात खत्म करिए। अब आप सोचना है आपको 7 के बाद 11 से भी देंगे, 13 से भी देकर चेक करेंगे तो हमें लगता है नहीं ये लगेगा। 17 से एक बार लगा के इसको चेक करिए, 17 से हमें लगता है कि ये लग जाएगा, क्योंकि ये सेम प्रश्न नहीं है, इसको आप देखे होंगे अगर आपको बुक में, तो आपको याद आया होगा। इसको हटाते हैं, एक बार आपको लगाना है 17 से, देखते हैं कि 17 से आपका लगता है कि नहीं। 17 से लगाएंगे तो 17 पचे 85 हो जाता है, 17 चौका 68 जो है आप लगाएंगे तो ये 14 में से 8 गया 6, इधर हट जाएगा तो 2 आएगा, 17 तिया 51, 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाए, 17 तिया 51, ये 1 और 11 बचेगा, और 17 ये तो 19 से होता है, जहाँ आपको पता ही है, 17 नमा 53 से ज़्यादा हो गया, 17 पचे 85, 17 छक 73 से, 17 सत्ते 19 से, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमें लगता है कि लगने वाला है, तो ये लगेगा कितना, 437 बार में आपका ये लग जाएगा, ठीक है। अब यही पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको कि अब 17 से तो लग चुका है, 17 से पहले तो लगेगा नहीं। अब एक बार 19 से लगा के आप एक बार चेक कर लीजिए, 437 जो है 19 से लगाइए तो 19 दूना 38, 2 से लगा सकते हैं, 38 से 13 में से 8 गया 5, इधर हट जाएगा, और 19 दिया 57, ये तो कट जाएगा। यानी कि हम इसको 19 से लगाएंगे तो 23 बार में कटेगा, और फिर आपको 23 से एक बार लगा देना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। यानी कि ये जो है हमको लगता है स्पेशल टाइप का ही प्रश्न था, जो कि आप लगा के आप चेक करते तो परेशान हो जाते कि लगवे नहीं करता, ठीक ना। तो आपको ये चीज़ आपको फॉलो यहाँ पे करना था। तो कुछ इस तरह से रफ इसका एक बढ़िया सा बन जाएगा, रफ आप कर लीजिएगा ये सब। तो ये लग गया 17, 19 और 23, तो लास्ट में लिखेंगे अतः 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये और कोई संख्या से लगने वाला नहीं था, ठीक है। तो ये 2 नंबर आपको पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता था। तीसरा नंबर सवाल पर हम लोग आते हैं। देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का लॉ मॉस दिया हुआ है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या 182 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे दे दिया गया है लॉस मतलब एलसीएम, लॉस दिया गया है 26, मॉस दिया गया है 98 मतलब 91 है। इनमें से एक संख्या मतलब एक संख्या लिख लेते हैं, पहली संख्या या दूसरी संख्या कह सकते हैं, पहली संख्या ही लिख लीजिए। पहली संख्या जो है वो दे दिया गया है 182, और आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या इसका बताइए। तो दूसरी संख्या नहीं पता तो इसको मान लेते हैं व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, सवाल के रूप में। तो सबसे पहले आप, चूंकि हम जानते हैं, आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। या आप इसी चीज को ऐसे आप याद कीजिए, ऐसे देखे होंगे कि एलसीएम ऑफ ए बी गुना एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर होता है ए गुने बी, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है।
तो आप कह सकते हैं कि लौसक गुने मौसक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें क्या क्या दिया गया उसका मान रख लीजिए। लौसक मतलब एलसीएम दिया गया है 26, एचसीएफ दिया गया है 91 और पहला संख्या दे दिया गया है 182, लेकिन दूसरा संख्या पता नहीं है, तो ये बी का बीए रखना होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, तो हम ऊपर में ही कर देते हैं क्योंकि हम जगह थोड़ा कम लिए थे इसका। तो यहीं पे हम लिखते हैं b बराबर आ जाएगा आपका 26 गुने 91 और बटा में आ जाएगा 182। अब देखिए तो कट जाएगा, 91 दूना ये कट जाएगा 2 से, 9 दूना 18 होता है तो कट जाएगा, और 2 से फिर काट सकते हैं इसको 13 बार में, तो कहेंगे कि आपके पास b बराबर कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। यानी कि दूसरी संख्या जो है 13 आ जाएगा। तो आपका लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं अतः दूसरी संख्या, क्लाइन लिख देते हैं, अतः दूसरी संख्या कितना होगा 13 होगा, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि गुना में जो 182 था वो कहाँ चला जाएगा, बटा में जाएगा, तो काट कूट के आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला 4 नंबर जो प्रश्न है, 1365 को किस संख्या से भाग दिया जाना चाहिए जिससे कि भागफल 31 और शेषफल 32 प्राप्त हो। तो ये तो वही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल नियम लगाए। तो यहाँ पर दिया गया है, या यहाँ क्या क्या है, इतना को भाग देना। तो ये भाग देना मतलब ये भाज्य है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। तो भाज आपका 1365 है, और भागफल भी दे दिया गया है, भागफल आपका कह रहा है 31 है, शेषफल भी दे दिया गया है, शेषफल आपका कितना है 32 है, और आपसे पूछ रहा है किस संख्या से भाग दिया जाए, तो यानी कि भाजक आपसे पूछ रहा है, भाजक आपका व्हाट है, ठीक है। तो आप जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष या शेषफल। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, आपको याद होगा। और यहाँ पर क्या क्या पता है तो आप देख सकते हैं कि a जो है भाज्य हमारे पास कितना है, आप ये भी चीज लिख सकते थे, ठीक है, या हम डायरेक्ट आप ये जो हम फार्मूला लिखे हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष में रखते हैं। तो भाज्य अगर आप देखेंगे तो ये है 1365 बराबर, ये जो भाजक है, भाजक हम लोगों को पता नहीं है, तो भाजक के जगह पे आप छोड़ दीजिए, भाजक के जगह भाजक ही थोड़ा देर के लिए लिख दीजिए, ठीक है। और गुना भागफल हमें पता है कितना 31 है, और प्लस शेष भी हमें पता है, शेषफल ये जो पता है कितना है 32 है, तो इसके जगह पर 32 आप लिख सकते हैं, ठीक है। हमें भाजक निकालना है, या कह सकते हैं कि b का मान ही निकालना है आपको। तो 1365 में से 32 को इधर घटा दीजिए, तो इधर आ जाएगा भाजक गुना 31, ठीक है। और 32 घटाइए तो ये क्या बचेगा, तो घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, 1333 आएगा, और बराबर आ जाएगा भाजक गुना 31। अब 31 तो बटा में आपको भेजना पड़ेगा, तो इसीलिए जब भाजक निकालेंगे, या भाजक को अगर हम x मान लेते तो लिखने में थोड़ा सुविधा होता है, फिलहाल आंसर ऐसे आ सकता है 1333 बटा में 31। अब इसको थोड़ा सा आप काट कूट करके आप चेक करिए कि कटेगा कि नहीं। इसको काट सकते हैं, ये कटेगा जरूर, और कट के जो आएगा वही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये निश्चित रूप से 4 ये 12 के आसपास में है, तो ये हमें लगता है 43 बार में एक कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 31 है तो इसको 43 में गुना करके आप देखिएगा तो आसानी से कट जाएगा। तो लास्ट में आपका कितना आएगा 43, यानी भाजक जो है वह 43। मतलब हुआ कि 43 से अगर इस संख्या में अगर आप भाग देते हैं 1365 में, तो आपको भागफल 31 आएगा और शेष जो है आपका 32 बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर निकालना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर सवाल कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे, मतलब वो संख्या आपको निकालना ही है जिससे 245 और 1037 मतलब 1037 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो इस तरह की संख्या को हम लोग पहले करते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या यानी HCF निकालना है, इसमें और इसमें भाग देना है, ठीक। तो 5 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि 245 में से 5 घटा लीजिए, तो कितना आएगा 240, एक संख्या आया।
फिर 10 100 मतलब 1037 में से 5 घटा लीजिए तो 1000 कितना आएगा, 32 आएगा, 1032 आएगा, यानी ये 1032 आ गया। अब दो संख्या जो है ना, ये दोनों का एचसीएफ निकालिए। अब 240 और 1032 का एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप कोई भी आप तरीका लगा सकते हैं, जैसे यूक्लिड विभाजन से बना सकते हैं या इसको गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए हम गुणनखंड करके ही बता देते हैं, ठीक है। या 240 से अगर भाग दे तो हमें लगता है कि भाग देकर ही चेक कर लेते हैं। 240 से ऐसे भी बना सकते हैं, शॉर्टकट जो इस तरीका है। 2 पचे 10 ज़्यादा हो जाएगा, 4 से लगाइए तो 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 2 बचेगा, 13 में से 6 गया 7, ये होता हट ही जाएगा, यानी सीधा सीधा 72 बचेगा, ठीक है। 72 को अब हम फिर से अगर हम भाग दें, यानी कि 240 में, तो 7 या 21, 3 से तो हमें लगता है लग जाएगा, 7 या 21 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 या 21, ठीक। ये आपका 4 बचेगा और ये आपका बच जाएगा, देखिए ये 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2, यानी कट जाएगा, 24 आएगा। और फिर से आप 24 से जो भाग देंगे 72 में, तो 24 तिहाई 72, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। तो लास्टली आपका कितना आएगा, 24 इसका एचसीएफ आएगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के से हम अब इसको बना दिए, ठीक है। आप चाहे तो वही चीज लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। इसी चीज को हम लोग कैसे लिख देते हैं, 1032 है ना, 1032 को भाग दिए कितना से, 240 से। कई बार लगा, 4 बार लगा, और शेष कितना बचा, 72। फिर हम क्या किए हैं, 240 को भाग दिए हैं किससे, 72 से। कितना बार में, 3 बार में। शेष कितना बचा है, 24। फिर हम लोग क्या किए हैं, 72 को भाग दिए हैं किससे, 24 से। कितना बार लगा, 3 बार, और प्लस में क्या बचा, शेष 0। तो शेष अगर 0 आ रहा है तो कह सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा वह कितना होगा, एचसीएफ आपका ये वाला जो लास्ट में आएगा 24, यानी कि 24। ये तो 24 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सोच रहे हैं कि आप ये आंसर सही है या गलत है, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा चेक करके भी आपको बता देते हैं। 240 जो आया है, ठीक है, 240 से हम 24 निकाले हैं, और हमें हमारा जो सवाल क्या था कि 245 में भाग देना है, ठीक है। तो 245 यहाँ लीजिए और 24 से इसको भाग दीजिए, तो 24 से कम 24 तो ऐसे ही लग गया, 5 उतरा, 0 बार में तो लग ही जाएगा, तो 5, ठीक है। तो 10 बार में 5 देखिए, तो अब शेष इसका आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। और 1037 यानी 1037 में भी आप 24 से भाग दे के देख लीजिए, तो 24 पचे 20 से ज़्यादा हो जाए, 24 चक 96, और ये आपका 96 है तो घटेगा, यानी कि 4 3 7 बचेगा, नहीं क्या बचा, हाँ 77 है, और 24 तिहाई 72 होता है, तो 72 लिखेंगे, तो फिर 5 आपका शेष बच रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, 24, मतलब कि 24 से अगर आप 24 से दोनों में भाग दीजिएगा तो शेष जो है लास्ट में 5 आपका बचेगा। तो फाइनली आंसर आपका क्या आने वाला है, 24। 6ठा नंबर सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक तो निकालना बड़ी आसान है। शून्यक मतलब होता है कि इसको गुणनखंड कर पहले कर लीजिए, तो x² प्लस x माइनस 6 है, ठीक है। शून्यक के लिए आप क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। शून्यक का मतलब होता है 0 के बराबर करके इसके x का मान निकाल देना। शून्यक के लिए आप एक बार लिख लीजिएगा, शून्यक के लिए, ठीक रहेगा। शून्यक के लिए हम क्या किए, इसको 0 के बराबर कर दिया। अब इसको फैक्टर करेंगे तो लाना माइनस में 6 है, तो हमें करना क्या होगा, 3 गो x में से 2 गो x घटाएंगे तो प्लस में 1 गो x आ जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस में 6x² भी आ जाएगा, बराबर ये तो है 0। अभी दोनों में से हम चाहे तो x कॉमन ले सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दें, ये दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो हमें मिलेगा x + 3। और सेम उसी तरह से अगर आप चाहें तो ये दोनों में से आप क्या कॉमन लीजिएगा, -2 जब कॉमन लीजिएगा तो x माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर के बाद 0। और हाँ, ये दोनों फैक्टर में सेम होना चाहिए, तो दोनों को फिर से हम कॉमन ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट में जो ये बचता है उसको हम लोग लिख देते हैं, तो x - 2 बराबर 0। शून्यक निकालना है इसलिए 0 के बराबर किए हैं। अब जब लिख सकते हैं, जब x + 3 0 के बराबर, तो इससे आप x का मान +3 तो -3 हो जाएगा। सेम उसी तरह से जब
x माइनस 2 अगर 0 के बराबर है तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 शून्यक आपको निकल के आ चुका है, अतः लास्ट में आप लिख देंगे अतः 2 शून्यक -3 एवं +2 है। 2 शून्यक आया है और यही आपका फाइनली आंसर। तो उम्मीद है आप इस शून्य को तो फैक्टर करके आप बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हम लोग 7 पर आते हैं। px का मान दिए हुए था और आपसे पूछ रहा था p-1। तो ये तो 9th क्लास में भी आप सवाल बना सकते थे। तो देखिए सबसे पहले हम बता दें कि px का मान जो आपके पास है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। 3x³ -5x² -11x माइनस में 3 है और आपसे पूछ रहा है p-1 मतलब x के जगह पे आपको -1 रख देना, ठीक ना। तो 3 × -1³ 5, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 11 रहेगा, फिर -1 और माइनस में 3। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये 3 रहेगा, -1 का क्यों आप जानते हैं -1 होगा क्योंकि माइनस को 3 बार लिखेंगे तो माइनस ही आएगा। -5 10 के 10, इस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और माइनस ही +11 क्योंकि माइनस गुना करेंगे तो प्लस और माइनस में 3 10 के 10। ये जब इसको गुना करिएगा तो -3, ये माइनस में 5 और +11 -3 है। प्लस वाला 11 एक ही है और माइनस वाला 3 गो टर्म है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों माइनस में है इसलिए माइनस में ही रहेगा। 5 3 8 और 3 11, 11 में से 11 घटेगा तो आंसर आएगा 0 और यही तो आपका आंसर है, ठीक है। यानी फाइनली आंसर आपका कितना आने वाला था 0। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 के तरफ। देखिए रैखिक समीकरण x + y = 14 है और x - y = 4 है को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो देखिए इसमें प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करते क्या है, पहले लिख लेते हैं x + y = 14, ये समीकरण आपका 1 था और एक है x - y = 4 जो कि समीकरण आपका 2 था। यहाँ विधि का नाम दे दिया, नहीं तो इसको डायरेक्ट आप लुप्तीकरण से बनाते तो बड़ा आसानी से बन जाता, लेकिन यहाँ इसको बनाना है प्रतिस्थापन से। तो चलिए समीकरण 1 से, ये सेम प्रश्न हम आपको कई बार बताए भी होंगे। x + y = 14 है, इससे हम y का मान निकाल लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 14 प्लस x, राइट साइड आएगा तो -x। इसको समीकरण आप क्या मान लीजिए 3 मान लीजिए। और ये जो मान आप निकाल के लाए हैं इस मान को आपको समीकरण 2 में बैठाना। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर अगर हम समीकरण 2 में देखें तो हमारे पास है x - y = 4। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक मान रखना है, क्यों? क्योंकि x तो बेचारा है, y की जगह पर आप जो आप लाए हैं कितना लाए हैं 14 - x। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे 14 - x, अगर सीधा लिख दिए 14 - x ब्रैकेट छोड़ के तो आपका गलत हो जाता बराबर 4, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये माइनस जो है आप दोनों को चिन्ह बदल देगा। तो इसलिए x - 14 और ये +x हो जाएगा और बराबर के बाद क्या रहेगा 4। इसको हम लोग राइट साइड में ही देख लेते हैं तो इससे हमें x और x जुड़ जाएगा तो 2x - 14 बराबर हो जाएगा 4। इससे हम निकाल सकते हैं 2x बराबर 4, -14 इधर आके +14, यानी 2x बराबर हो जाएगा कितना 18 और ये तो कट जाएगा। तो इसको आप काट सकते हैं कै बार में 9 बार में। तो कहेंगे x का फाइनली आंसर कितना आया 9। जब x का मान निकल जाए तो आप समीकरण 3 में इस मान को रख दीजिएगा। तो इसलिए लिखिएगा समीकरण 3 से, तो देख सकते हैं y बराबर कितना है 14 - x है तो 14 रहेगा। x का मान 9 लाए हैं तो 14 में से 9 गया था 5, ये तो x का मान y का मान यहाँ पे कितना है तो लिख दीजिए y बराबर, ठीक है। यहाँ पे y बराबर लिख दीजिए तो y बराबर 5 आया है और x बराबर कितना आया है 9 आया है। तो ये हमारा आंसर सही है या गलत है आप टेस्ट भी कर सकते हैं। लास्ट में आप लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 और ये रहा आपका आंसर। अब इसको टेस्ट तो बड़ी आसान चीज़ है। यहाँ पे आप रखिए x के मान कितना 9 और 5 14 होता है। 9 में से यहाँ पे 5 घटाइएगा तो 4 भी होता है, इसका मतलब आपका बनाया हुआ सही, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 के तरफ, ठीक है। देखिए 9 नंबर आपका त्रिकोणमिति यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ये तो कई बार आप बनाए भी होंगे। त्रिकोणमिति का सवाल है कि tan थीटा अगर 24/7 के बराबर है तो पूछ रहा है सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है।
तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि tan थीटा बराबर दिया गया है 24/7। तो 24/7 है, तो इसको आप जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, पहले सबसे पहले माना कि P का मान 24, लेकिन 24 मत मानिए, इसमें कांस्टेंट लगा के मानिएगा, ठीक ना। और B बराबर 7 मान के 7 के, जहाँ K क्या है तो अचर है, ठीक है। और P और B पता है, तो आपको करना क्या होगा, H आपको पता करना पड़ेगा। तो H बराबर आप जानते हैं कि रूट अंडर क्या होता है, P² प्लस B² होता है। अब इसी में आपको करना क्या है, P का मान अगर रखना है तो 24K का होल स्क्वायर, अब B के मान है 7K का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा 24 का स्क्वायर 576 होता है, और K² रहेगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49K², क्योंकि K का स्क्वायर भी होगा। और ये दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 576 है, तो ये जोड़ेंगे 9 6 15, और ये K² रहेगा, और 7 4 11 1 12 हो जाएगा, और हासिल 1 5 1 हो जाएगा 6, यानी 625 K² आएगा, जो कि वर्गमूल निकलेगा तो 625 का 25 होता है, और K² है तो एगो K आपका बाहर निकल जाएगा, मतलब कि 25K निकल जाएगा, ठीक है। यानी H के मान 25K आ चुका है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सेक थीटा। तो अब जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग चलेंगे, सवाल के अकॉर्डिंग। अब सेक थीटा हमसे पूछ रहा है, तो सेक थीटा हम लोग जानते हैं कि H/ क्या होता है, B होता है। H का मान हम लोग 25K लाए हैं, और B का मान हमें पता है, यहाँ से आप देख सकते हैं B के मान कितना है, 7K है, तो लिखेंगे 7K, K से K आपको काट देना है, तो 25/7 आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। से का मान निकल गया। अब एक हमें कॉसेक थीटा पूछ रहा था, तो कॉसेक थीटा बराबर लिखेंगे H/P होता है। क्या होता है, H/P होता है, और H तो आपके पास 25K रहेगा, और P अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है, 24K है, तो 24K रहेगा, K से K कट जाएगा, तो कितना आएगा, 25/24, और ये रहा आपका आंसर। तो दो आंसर निकल के आए, एक 25/7 और एक 25/24, जो कि दोनों आंसर आपसे पूछ रहा था, सेक का मान भी और कॉसेक का मान भी। उम्मीद है आप इस तरह से बनाए होंगे। और हाँ, कोई स्टूडेंट हो सकता है कि K लगा के न माने होंगे, तो भी आपका आंसर तो उतना ही आया होगा, लेकिन आप प्रयास करेंगे K लगा के मानने पर, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 10, कह रहा है साइन थीटा का मान कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करें। मतलब साइन का आंसर जो है आपको कॉट के रूप में देना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि साइन थीटा बराबर डायरेक्ट कॉट में तो आप नहीं लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि 1/कॉसेक होता है। साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1/कॉसेक, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब क्या करेंगे, 1 को छोड़ दीजिएगा, और ये जो कॉसेक थीटा है ना, इसके चलते आप रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो रूट से बाहर एक निकल जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। बस डायरेक्ट ही यही आपका साइन का रूप जो है, अतः लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है और किसके बराबर, कॉट में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग 11 नंबर पे आते हैं। यदि समकोण त्रिभुज ABC में ABC 90 डिग्री है, मतलब B जो है वह समकोण है, मतलब 90 है, और आपसे पूछ रहा है साइन एंगल BAC और साइन कोण ACB, ठीक है। तो हम पहले एक ट्रायंगल ही बना देते हैं। ये आपका मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ठीक है। तो B समकोण है, मतलब यहाँ पे ये B यहाँ पे दे देते हैं, ये यहाँ पे दे देते हैं, और एक बार C वहाँ दे देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि B 90 है, ठीक है, और साइन हमसे पूछ रहा है, और इसमें कुछ मान दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो बस खाली आपको बस क्या क्या होता है यही आपको लिख देना है। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए एक बार अगर A यहाँ करे, ठीक है, यहाँ अगर हम थीटा ले, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि हमें निकालना क्या है, साइन एंगल BAC, साइन एंगल BAC। तो साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, साइन थीटा कहाँ लिया है, तो देख लीजिए A पर लिया है, मतलब यहाँ पे थीटा लिया है, तो क्या होता है फॉर्मूला, P/H होता है। तो P की जगह अगर आप देखेंगे तो P वाला ये होगा, यानी कि BC होगा,
और एच मतलब ये वाला पूरा होगा कर्ण, कर्ण मतलब AC होगा। यानी कि एक आंसर जो है आपका फाइनली आंसर आप ऐसे लिख देंगे कि साइन एंगल BAC जो होगा वो क्या होगा, BC बटा AC के बराबर होगा। एक आंसर हो गया। फिर आपका दूसरा जो सवाल आपसे पूछ रहा था क्या, कि साइन एंगल में ACB, इस बार जो है गौर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि इस बार जो थीटा है कहाँ ले गया, A पर ले गया। मान लीजिए यहाँ थीटा आ जाता तो उस टाइम क्या होता कि P के मान ये हो जाता, ठीक ना, और H तो आपका वही रहता। तो फार्मूला तो हम लिखेंगे P बटा H, लेकिन P आपका क्या आ जाएगा, तो P हो जाएगा आपका, देखिए P इस बार AB हो जाएगा, मतलब AB, और H तो आपका AC ही रहेगा यानी AC। तो लास्ट में आप इसको कह सकते हैं कि साइन एंगल ACB जो है वो किसके बराबर आएगा, तो AB बटा AC के बराबर। फिलहाल यहाँ पे कोई मान तो दिया गया नहीं है AB और AC और BC ये कुछ भी का, इसीलिए इसी फॉर्म में आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। यही आपका आंसर के रूप में निकल जाएगा, इसलिए क्योंकि किसी का मान तो पता है नहीं तो हम मान रखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं 12 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदुओं -6, -4, 9, -12 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। दूरी सूत्र लिख देते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, D बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ, कोई स्टूडेंट इसी को उलट के भी लिख सकता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, मान बैठा देना है। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें, ये है x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है। या सीधा सीधा आप मेरे भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं, मतलब 9 में से 6 पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर y2 मतलब कि -12 है तो पहले तो -12 लिखना होगा, बीच में माइनस, y1 इस बार -4 है तो ये +4 हो जाएगा, और का तो स्क्वायर रहेगा ही। अब बताइए 9 6 हो जाता है 15 का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा माइनस में 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 में से 12 घट गया। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। अभी दोनों को जब जोड़िएगा 225 और 64 जोड़ेंगे तो 5 6 9, 6 2 8 और 289, और 289 आप जानते हैं कि कितना निकलता है 17, तो 17 इकाई आपका आंसर होगी। 17 इकाई ये है आपका फाइनली आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। 13 कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु इतना के बीच की दूरी। तो हम आपको याद दिला दें, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी अगर कभी पूछे, मूल बिंदु से दूरी यानी जिसे हम OP के नाम से जानते हैं, और इसका फार्मूला होता है √(x² + y²। अब आपको करना क्या है, बस x के जगह पे आपको मान दे देना है, क्योंकि ये x का मान है और ये y का मान है, क्योंकि मूल बिंदु मतलब एक 0,0 होगा, ठीक है। तो x का मान कितना है, -7 का स्क्वायर, y का मान कितना है, -24 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस फिर उसी तरह से यह भी प्लस, तो 576 आएगा 24 का स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, यानी कि 625 आ जाएगा। 625 का वर्गमूल निकलता है 25, यानी इसका देंगे 25 इकाई इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो बड़ी आसान है, बस शर्त है कि आपको फार्मूला याद रहना चाहिए था। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोणों और संगत भुजाओं का क्या संबंध है, ये पूछ रहा है। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज तभी होंगे, दो त्रिभुज समरूप होने का शर्त जो होता है ना वो लिख देना है। समरूप होने का शर्त नंबर 1 है कि उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए। दूसरा में क्या है कि उनके भुजाओं का अनुपात समानुपातिक हो।
दूसरा क्या लिखेगा, संगत भुजाएं समानुपातिक हो, संगत, उनके संगत भुजाएं, वही संगत भुजाएं समानुपातिक हो, समानुपातिक हो। ये दो कंडीशन होता है समरूप त्रिभुज होने के लिए। दो त्रिभुज समरूप तभी होगा जब उनके संगत कोण बराबर होगा, और उसके बाद दूसरा हो जाता है उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होता है। ठीक है, इस तरह से बस आपको क्या संबंध है वही आपको बताना था। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं अगले पर, या कह सकते हैं इसको शर्त के रूप में भी कभी कभी पूछ देता था। 15 नंबर सवाल देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में डी जो है वह पैरेलल है बीसी के। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज समझने में बेहद सुविधा हो। ये सपोज कीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, नाम दे दीजिए ए बी और सी। दिख रहा है, उम्मीद है आपको पूरा ठीक है। और इसमें एक पैरेलल यहाँ से लाइन खींच देते हैं जिसका नाम क्या है, डी है। ये डी है और क्या है, ई है। ठीक है, ये रेखा है जहाँ पर डी पर कट रहा है और एक ई पर। और उसके बाद क्या कह रहा है, अनुपात दिए हुए, और आपसे पूछ रहा है AC का मान पहले क्या है, देख लीजिए। AC का मान मतलब ये जो पूरा है, थोड़ा सा आपको हम याद दिला दे, ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, वो कितना है, पूरा डिस्टेंस कितना है, 4.8 है। ठीक है, सेंटीमीटर में है। और AE का मान पूछ रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इसको 1 से सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 में से x घट जाएगा, यानी 4.8 माइनस 1 सेंटीमीटर ये वाला हो जाएगा। ऐसा क्यों, थोड़ा सा हमको कलर चेंज करके बता दे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा जो डिस्टेंस है ना वो 4.8 है। हम ये मान लिए कि AE जो है वह x है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान ही लेते हैं, माना कि AE का जो डिस्टेंस है वह 1 सेंटीमीटर का, हमके AE का मान ही हमसे पूछ रहा है। और अगर हम ये पूरा देखें तो 4.8 था, उसमें से हम अगर x घटा ले तो हमें ये वाला पार्ट सिर्फ ये बचेगा, इसीलिए 4.8 माइनस x लिखा गया है। ठीक है, ये दो चीज आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हमें थेल्स थ्योरम यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब दिया गया है क्या क्या, आप देखिए त्रिभुज ABC में DE जो है वह अगर पैरेलल है BC के, तब थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से आप क्या जानते हैं कि इसका जो भुजाओं का अनुपात होगा, मतलब ये अनुपातिक होता है। थोड़ा सा हम आपको थोड़ा कलर का चेंज करके बता दें, ये AD बटा, ऐसे लिखते हैं, AD बटा में DB, यानी कि यहाँ से लेके D से लेके B तक बराबर होता है। उसी तरह से इधर A से लेके E मतलब AE, और बटा में यहाँ से आइए E से लेके C तक मतलब EC। ये ठीक है, ये थेल्स थ्योरम है, और ये आप प्रूफ करेंगे तो 5 नंबर मिलता है आपको, नहीं तो डायरेक्ट अगर ये याद रखते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव सवाल तो बन ही जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये AD बटा DB का मान अगर आप देखिएगा ना तो आपको दिए हुए होगा। AD बटा DB का मान कितना है, 3/5। तो यहाँ लिख देंगे 3/5 बराबर A से लेके E तक का डिस्टेंस है क्या, देखिए A से लेके E तक का डिस्टेंस हम x माने हैं, तो आप लिख लेंगे x बटा ये जो EC है, EC कहने का मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं EC का मान कितना लिए, 4.8 माइनस x, यानी 4.8 माइनस x यहाँ पे आप ले लेंगे। और इसको सोल्व करिएगा तो आपको x का मान आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए आप लिख सकते हैं कि EC जो है हम कितना लिखे हैं, EC बराबर 4.8 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक ना, EC का मान शुरू में लिख देंगे कहीं पे। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करिए, तो ये गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा बराबर, इसको गुना कर दिए, पहले ये गुना करेंगे, 48 किया गुना कर दिए तो 8 3 24 के 4, दशमलव तो जहाँ है वहीं लिखना होगा, और 2 आएगा, 4 3 12 2 14, यानी इतना आएगा, है ना। और माइनस में ये 3x हो जाएगा। अब माइनस में 3x इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, यानी 3x जोड़ दीजिए, बराबर के बाद इधर 14.4 रहेगा, 5 3 8x हो जाएगा, 14 आपका 4 रहेगा। दशमलव काट के आप मान निकालना चाहे तो x बराबर लिखेंगे 14.4 और बटा में 8, दशमलव काट सकते हैं तो बटा में 0 आ जाएगा, या 10 लिख दीजिए, इसको 10 ही कर दीजिए, इसको हटा देते हैं। 8 गुने क्या हो जाएगा, 10। अब इसको आप काट सकते हैं, इसको आप काटिए तो जैसे आपको काट सके, 8 है कम 8 तो 6 आएगा,
और 64 18 8 44 से होता है, यानी 18 से कट जाएगा तो 18/10 जो आया, या कह सकते हैं 1.8 सेंटीमीटर। ये जो ए का मान है, अतः जो हमसे ए से लेके ई तक का जो डिस्टेंस पूछ रहा है 1.8 सेंटीमीटर आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से लेके ई तक का डिस्टेंस है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बस इसको थोड़ा सा सोल्व ध्यानपूर्वक करिएगा। अब चलिए 16 नंबर पर आते हैं। कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो परिणामी वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर हम त्रिज्या को आधा कर दें, जैसे पहले मान लीजिए कि सपोज कीजिए ये एक वृत्त है, इसका त्रिज्या जो है x सेंटीमीटर, माना कि सबसे पहले आप मान लीजिए, पहले माना कि वृत्त की त्रिज्या, माना कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर x सेंटीमीटर है। अभी हम नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, ये प्रारंभ में, तो इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा होता है पाई आर स्क्वायर, पाई के पाई और x, आर के मान x है तो पाई x स्क्वायर वर्ग इकाई, सेंटीमीटर में यहाँ पर माने हैं तो इसीलिए सेंटीमीटर में, या इकाई मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर के रूप में नहीं दिया है तो x इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप वर्ग इकाई लिखेंगे। ये क्षेत्रफल है सबसे पहले। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि इसका त्रिज्या आधा कर दिया जाता है। अब लिखेंगे जब त्रिज्या आधी कर दी जाए, जब त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब अब त्रिज्या जो है आधा कर दिया जाए तो अब जो r का मान होगा वो क्या हो जाएगा, x/2 इकाई हो जाएगा। अब त्रिज्या कितना हो जाएगा, x/2 इकाई होगा। तब हम परिणामी वृत्त, तब परिणामी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला तो आपको पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन इस बार जो r का मान आप रखेंगे वह x/2 का होल स्क्वायर लिखना होगा, क्योंकि आधा कर दिया गया है। अब आप बताइए पाई तो रहेगा, इस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 1/4 और पाई x स्क्वायर। अब आप सोचिए, पहले शुरू में तो आपके पास पाई x स्क्वायर था और अभी भी पाई x स्क्वायर है, लेकिन बटा में 4 आ गया, मतलब कि क्या आ गया कि घट जाता है 4, मतलब चौथा हिस्सा रह जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा था परिणामी वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घट जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अगर त्रिज्या को आधा कर दें तो क्षेत्रफल जो होगा वह 1/4 हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। ठीक है, कितना घटेगा, मान लीजिए पहले से 100 था तो अब जो है कितना हो जाएगा, 1/4 मतलब 1/4 से, तो यानी 25 हो जाएगा। इस तरह से आप समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल की तरफ। 60 डिग्री केंद्रीय कोण तथा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये त्रिज्यखंड, थोड़ा ये आप नहीं पढ़े होंगे अभी, लेकिन हम आपको थोड़ा सा यहाँ बताते हैं, आप समझ पाएंगे बड़ी आसानी से। ये आपका त्रिज्यखंड होता है, ये वृत्त है, वृत्त में यहाँ पे कोण बन रहा है जो त्रिज्यखंड थीटा है, ये थीटा मान लेते हैं। ये त्रिज्या होता है r, और इसके बीच में जो एरिया आपको ये दिख रहा है, ये जो एरिया है ये वाला, इसी को हम लोग त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड क्षेत्रफल हो गया। और अगर चाप की लंबाई अगर आपसे पूछे तो इसमें चाप की, ये जो देखिए चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ से जो यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, इसको हम लोग चाप की लंबाई बोलते हैं। ये वाला, ये जो डिस्टेंस होगा यानी ये, ठीक है, चाप की लंबाई। तो दो फार्मूला होता है, एक क्षेत्रफल पूछता है और एक चाप की लंबाई। तो यहाँ पर चाप की लंबाई पूछा है, तो फिलहाल यहाँ लिखेंगे, यहाँ थीटा के मान 60 डिग्री दिए हुए हैं और 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आर के मान 42 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, और तब लिखेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप कहाँ लिख दिए भाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा/360 गुने पाई 2 पाई आर।
गुने 2πr, क्योंकि क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई पूछे तो 2πr। ये एक तरह से परिधि होता है। तो थीटा का मान आप देख सकते हैं 60 है, 360 तो नीचे रहेगा, 2 रहेगा, पाई के मान आप रखेंगे 22/7, आर के मान दिले है 42 तो 42 लिखिएगा। ये 7 छक 42 और ये 6 से 6 कट जाएगा, यानी 6 से 6 इसको हटा ही दीजिए, 36 छक्का है ना, ये काट देंगे, 6 से 36, 0 से 0, 6 से 6 कट गया तो बचा कितना, सिर्फ 2 बचा और 22 बचा, यानी 22 दूना 44 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में ही रहेगा क्योंकि लंबाई है तो सेंटीमीटर में ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना लाए हैं तो आपका सही है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है कि 45 डिग्री केंद्रीय कोण तथा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का इस बार क्षेत्रफल पूछ रहा है। सेम प्रश्न उसी तरह से है। ये सपोज कीजिए वृत्त है, ये आपका इसका त्रिज्या, ये थीटा है, ये आर है, ये आर है, और इस बार जो क्षेत्रफल, इस बार क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये जो एरिया बन रहा है इसको हम लोग पूरा क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर देले क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग लिख लेते हैं पहले। यहाँ या दिया गया है, आप कह सकते हैं सॉल्यूशन हल में, कि थीटा का मान दिए हुए है 45 डिग्री, आर के मान 14 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए चाप की लंबाई पूछे तो 2πr और क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर। फार्मूला भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। थीटा के मान देख सकते हैं 45 है, बटा में 360, पाई के मान 22/7, आर के मान कितना है 14 है, तो 2 बार 14 लिख देते हैं क्योंकि 14 मतलब आर स्क्वायर है तो 2 बार। अब इसको आपको काटना होगा, तो 7 दूना 14 ही कट जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम काटें, इसको काट देते हैं 2 से, इसको काट दीजिए तो ये 180 कट जाएगा, और ये 45 चौका 80 ऐसे होता है, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 45 चौका 80, क्योंकि 45 90, 90 दूना 180, तो 4 से कट जाएगा। अब 4 जो बटा में है, इसको 4 को भी काट देते हैं, 2 इसका आधा, इसका आधा 11, फिर 2 से हम इसको 14 को काट ही देते हैं, यानी 7 है ना। तो फाइनली आपका कट कुट के क्या बच रहा है, 11 बच रहा है और 7 बच रहा है, तो 11 7 77, और इस बार सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा था, चाप की लंबाई में पूछे तो सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 में कह रहा है यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त है और इसका त्रिज्या मान लीजिए r है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, माना कि वृत्त की त्रिज्या नहीं पता है, तो मान लेते हैं माना कि वृत्त की त्रिज्या कितना है, r सेंटीमीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर में ही है। और चूंकि परिधि दिया हुआ है, चूंकि वृत्त की परिधि कितना दिए हुए, 132 सेंटीमीटर दिए हुए। और आप बताइए कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, बराबर आप लिखेंगे 132। अब इसमें आपको काट कूट करके मान निकालना है, तो 2 छोड़ दीजिए, पाई के मान 22/7, आर तो पता नहीं है, आर का मान तो पहले निकालना होगा। तो अब देखिए, अब इससे काटेंगे, अगर हम 22 छक इसको काटेंगे तो 22 छक 32 से होता है, और ये 2 से फिर 6 है तो कट जाएगा 3 बार में, यानी बचेगा इधर r/7, बराबर के बाद 3 बच रहा है, कुछ ना तो 1 देके क्रॉस गुना करिएगा तो r बराबर 7 यह कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर, मतलब r के मान निकल गया। और आपसे क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है, तो लिखेंगे इसे, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई के मान 22/7, आर के मान 21, 2 बार लिखिएगा क्योंकि स्क्वायर है, इसको काटिए तो 7 तिया 21 3 बार में, तो ये आ जाएगा 22 तिया 66 और गुना में 21 रहेगा। अब इसको गुना करेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम गुना करके आपको बता देते हैं, 66 में आपको 21 से गुना करना है, ठीक है, इसको ऐसे गुना करना है, तो 6 रहेगा, 6 और 6 दूनी 12, 6 18, हासिल 1 आए 12 1 13, यानी 1386 आपका आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। एक बार गुना करके फिर से हम चेक कर लेते हैं, 6 एकम 6, ये हो गया 6 और 6 दूनी 12, 12 6 18,
कि 8 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, एक लाइन में गुना किए हैं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनली आंसर हुआ, ठीक है। और लास्ट इसका जो 2 नंबर वाला सवाल था 20 नंबर, अगर ये आप बनाए हैं तो देखिएगा, रैखिक समीकरण x + y = 7 का आलेख खींचना है। तो आलेख आपको बड़ी आसान है, करते क्या है, x + y = 7 जो है, इसे हम y का मान निकाल लेते हैं, y बराबर लिख देते हैं 7 - x, इसको समीकरण 1, और अपना मन से बॉक्स बना के आप मान इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आप एक ही रेखा है, इसमें एक ही रेखा है, तो आप कई गो मान रख सकते हैं, कम से कम 2 गो तो मान रखिएगा। x का मान आप 0 रखिए, x का मान 0 रखिए तो y का मान 7 आ जाएगा। x का मान 7 जब रखेंगे तो y का मान 0 आएगा, और एक 3 लीजिएगा तो y का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान इसमें बड़ी आसानी से इसे तो रख सकते हैं। एक बार हम आपको समझा दें कि जो हम मान लिए हैं, एक बार देख लीजिए, x का मान हम 0 लिए तो y बराबर कितना है, 7 में से 0 घटा तो देखिए 7 आए। फिर x का मान मान लीजिए हम 7 लिए तो y बराबर हो जाएगा 7 - 7, तो 0 आया। x का मान हम 3 लिए तो y बराबर आ जाए 7 - 3 यानी कि 4 आया, ठीक। तो ये पॉइंट आ गया। अब इसको ग्राफ पेपर पर हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं, थोड़ा सा सर ही समझ लीजिए, कुछ इस तरह से। ये मूल बिंदु होता है, ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, इधर आपका x डैश है, नीचे आपका y डैश आता है, ठीक है। इस बात से परिचित है। अब हम लोगों को करना क्या है, 0,7, तो पहले आप ऐसे खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 7, और हाँ बराबर बराबर खींचेगा। ये तो आपका खींचेगा कि आप ग्राफ पेपर पर जब आप बनाएंगे तो आपको सीधा सीधा ये सब दिखेगा ही एकदम बराबर बराबर पर, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट देखना है 0,7, तो 0,7 मतलब y x का मान 0 यहाँ पे है, y, और थोड़ा सा कलर आपको चेंज करके बता दें, 0,7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा, ये है आपका 0,7। दूसरा पॉइंट है 7,0 मतलब x का मान 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है आपका ये 7 आएगा, मतलब 7,0 ये, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 3,4 मतलब x के सामने 3 आपको इधर जाना है, y के सामने 4, तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे 3,4 यहाँ पे हमें लगता है आएगा, ठीक है। अब इस दोनों को करना क्या है, दोनों नहीं तीनों को आपको, ये तीनों लाइन को आपको मिला देना है, तो तीनों लाइन को आपको मिला देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आप बिंदु लिख दीजिएगा, ये क्या माने हैं 3,4, और ये जो लाइन हो जाएगा x + y = 7, और यही तो आपका आंसर है। तो ग्राफ खींचना तो आप सीखे हैं, तो यहाँ पर ये तो 9th क्लास का ही ग्राफ हमें लगता है, इसमें 2 गो देना चाहिए था ताकि आपको ग्राफ, या देखिए 2 नंबर का सवाल था इसीलिए एक ही रेखा था, 5 नंबर वाला में हो सकता है कि आपको बड़ा सवाल मिले। तो ये 2 नंबर वाला सवाल तक ही हम इसको एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको 5 नंबर वाला सवाल के बारे में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।